अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर फिज़िक्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है कि एक बॉडी के अंदर एनर्जी अमाउंट ऑफ ड्यू टू इट्स पोजीशन को की वजह से एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक ग्राउंड है और यहां पे एक बॉल पड़ी है ऐसे। इसका मैस m है और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अब क्या इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है? तो आंसर होगा 0, बिकॉज इसकी कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, या इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के है 0 है। डेट्स वाई हम इसको क्या कह सकते हैं कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। या पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप हमारे पास होता है mgh। यहाँ पे हाइट 0 है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आप यूं भी समझ सकते हैं। अब एक और तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, क्या ये ग्राउंड पे पड़ी बॉल कोई वर्क डन कर सकती है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए इसके पास कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके पास कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, दैट्स वाई ये बॉडी वर्क नहीं कर सकती। जैसे हम इस बॉडी को यूं उठा के ना ऊपर ले जाएं ऐसे, अब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इसके अंदर स्टूडेंट्स जितना हम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे इसके ऊपर, देखें ना, एनर्जी का एक लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, के एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब होता ये है कि मैंने खाना खाया, मेरे अंदर केमिकल एनर्जी आ गई, मैं वर्क करता हूं, मतलब मैं फोर्स लगाता हूं एक बॉडी पे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। इसका मतलब मैंने वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट की इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और वो वर्क कन्वर्ट हुआ किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पास हाइट नहीं थी, पोजीशन इसकी 0 थी ग्राउंड के लिहाज से। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया। जब हमने इसके ऊपर वर्क किया तो इसने कोई ना कोई हाइट कवर की, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही थी नीचे की तरफ mg, और हमने डिस्प्लेसमेंट इसका कवर करवाया ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्क हुआ उसने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया। फर्स्ट ईयर में हमने ये एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो यही कहता है कि आप वर्क को कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे हमारा वर्क कन्वर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे हुआ? वर्क का हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है? F डॉट डी डेल्टा पीई। अब F क्या यहाँ पे यूज हो रही है? mg, और d कितना कवर हुआ? डिस्प्लेसमेंट h, तो डेल्टा पीई हमारे पास आ जाएगा mgh। इसका मतलब इस बॉडी के पास एनर्जी कितनी होगी? mgh। अब कितनी होगी? जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? तब बॉडी के अंदर आती है, या एक बॉडी एक्वायर करती है, जब उसके ऊपर वर्क किया जाए। और वर्क
हमेशा अगेंस्ट द फोर्स किया जाता है, और यहाँ पे वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। दैट्स वाई जब भी वर्क होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी या अगेंस्ट एनी फोर्स, तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कितनी? जितना हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसे ये बॉल यहाँ तक पहुंची है, एक और इसी बॉल को अगर हम उठा के यहां तक लेके जाएं, तो बताएं यहां पे ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी या यहां पे? ऑब्वियसली यहां पे, बिकॉज यहां से उठाकर यहां तक लाने में कम वर्क लगा है और यहां से उठाकर यहां तक लाने में ज्यादा वर्क हुआ है। इसका मतलब जितना वर्क ज्यादा बॉडी के अंदर होगा उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप क्या आता है? mgh। अब इसका एक मसला है। मसला ये है कि जूं जूं हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो फोर्स जो नीचे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब उसका चेंज हर जगह पे डिफरेंट है। मतलब अगर हम जमीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मेजर करें तो वो डिफरेंट आएगी, चांद के ऊपर मेजर करें तो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, चांद के ऊपर 1.6 समथिंग है। तो इसका मतलब हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो हमने क्या करना है? हमने कोई ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि जो हमें ये बता सके कि हम जहां मर्जी से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करें, हर जगह से क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक नई किस्म की पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया, और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको भी कह सकते हैं क्योंकि वर्क अगेंस्ट हुआ है ग्रेविटी के, दैट्स व्हाई it is gravitational potential energy. The energy stored in a body due to its position above the earth's surface is known as gravitational potential energy, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास डेल्टा पी ई इक्वल टू mgh। अब मसला ये है कि वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें तो सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस मान के, तो वो हर जगह पे सेम आती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट क्या होगी? यही होगी इसकी वैल्यू। लेकिन अगर हम डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से देखना चाहें तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो इसके लिए हम एक नई टर्म का क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। देखें, हमें ये तो पता चल गया कि बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इंफिनिटी डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि हम एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से यूं उठाएंगे, लेके जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारे पास वैल्यू ऑफ जी निग्लिजिबल हो जाएगी। निग्लिजिबल से मुराद जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम होने से पहले के बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे मैं समझाता हूँ, ये हमारा एक जीरो पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इन्फिनिटी को क्यों रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम, वो हम समझते हैं। ये हमारे पास इन्फिनिटी है, हमने वर्क किया इस मार्कर के ऊपर, कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ तक आ गई। यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्योंकि जीरो हो गई, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि mgh आ रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी जीरो है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हम इसको जब उठा के लेके आ रहे थे तो जीरो होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कोई ना कोई होगी। तो वहां तक हमने इस पॉइंट को क्या करना है? लेके जाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी एक्चुअल वैल्यू को मेजर करने के लिए। कैसे?
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, उससे नीचे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब हम उसकी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये वही बात है कि जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिस तरह हमारे पास है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो असल में वो वी है। वी क्या होता है, वी होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब देखें, हम इसको यहां से उठा के एक इन्फिनिटी पॉइंट तक ले गए, इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहां से हम इसको रिलीज करें तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए उस मास को नीचे लेके आएगा, कन्वर्ट करेगा डिफरेंट फॉर्म में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो क्या होता है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास, पर यूनिट मास के ऊपर, मतलब 1 kg मास के ऊपर उसको कहाँ से, इन्फिनिटी से टू डेड पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आएंगे नीचे तक, जितना उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी या वो खुद एनर्जी को यूज करेगा, उस एनर्जी को पर यूनिट मास हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसकी हमने कुछ डेरिवेशन करनी है, उस डेरिवेशन को हम फिर देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास डेरिवेशन कैसे होगी, कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है जिसको हमने आर ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये 0 पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी हम इसको उठा के लेके जाएंगे इन्फिनिटी पॉइंट तक, तो जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के वहां तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर a body of mass m is placed at surface of earth having distance from the center of earth is re। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मूव करवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। अब इसमें एक मसला है, अब मसला ये है कि जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे होंगे तो फोर्स में चेंज तो आ रहा है, तो उस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सारे डिस्टेंस को छोटे छोटे पाथ के अंदर क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे आपस में। मतलब हम बॉडी को पहले अर्थ की सरफेस से उठाएंगे, यहां तक लेके आएंगे, इस पॉइंट को हमने बोल दिया 0 से 1 तक हम गए। अब 1 से हम लेके जाएंगे 2 तक, तो जितनी यहाँ पे हमें फोर्स लगी उतनी हमें फोर्स यहाँ पे भी लगेगी। इसका मतलब हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो उसी फोर्स को हम यूज करेंगे अपनी डेरिवेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, क्यों हम वो यूज करेंगे, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, और वर्क हम W1 W2 W3 और करते करते हम WM तक जाएंगे। मतलब हम 1 से लेकर n तक इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और वो टोटल वर्क हमारे पास क्या होगा, WT। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और वो हमारे पास है यानी जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और इसको हम बोल देते हैं WT। हमारे पास वर्क का क्या फार्मूला होता है, हम लिख लेते हैं, और WT हमारे पास क्या होगा जी, W1 W2 W3 WN तक। ये सारे वर्क हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे,
और वही हमारे पास क्या होगी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला हुआ है। तो सबसे पहले हमने W1 निकालना है। W1 हमारे पास कौन सा वर्क है, जो कि हम निकाल रहे हैं फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक जाते हुए जो हम वर्क करेंगे उसे हम W1 कहेंगे। अब W1 हमारे पास क्या आएगा, W इक्वल टू F डॉट डी। अब फोर्स जो हम उसके ऊपर लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा वो देखें। इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर ई, और यहां से जिस पॉइंट तक हम लेके जा रहे हैं वो डिस्टेंस है R1। तो इसका मतलब है हमारे पास जो चेंज इन डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं डेल्टा आर, और डेल्टा आर हमारे पास क्या होगा, R1 माइनस RE। ठीक है जी, ओके। तो अब हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, क्योंकि हम एवरेज फोर्स लेंगे, क्योंकि फोर्स हर लम्हे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम एक एवरेज फोर्स ले लेंगे। तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, एफ एवरेज डेल्टा आर, और ये हमारे पास W1 होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब देखें, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना आ गया 180। फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, तो दोनों के दरमियान में एंगल है 180। तो cos 180 हमारे पास क्या होगा, cos 180 होता है -1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, W1 इक्वल टू माइनस एफ एवरेज डेल्टा आर। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रही है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसकी वैल्यू होती क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है जी एम बड़ा हम यूज करेंगे फॉर द मास ऑफ अर्थ, और छोटा एम जो ये इस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय आर। अब इस वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू के मुताबिक लिख लेंगे। फोर्स एवरेज है तो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा, और इसका स्क्वायर है। इस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 इक्वल टू माइनस GMM और एवरेज का स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा आर। अब हमने क्या करना है, डेल्टा आर की वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, माइनस GMM और एवरेज का स्क्वायर मल्टीप्लाई R1 माइनस RE। ये है जी हमारे पास पहला रिलेशनशिप। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि R एवरेज और ये R1 और RE है, इनको हम आपस में काट नहीं सकते, मतलब हम एक फाइनल रिलेशनशिप तक पहुंच नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस R एवरेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए अलग एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिनके अंदर R1 और RE की वैल्यूज मौजूद हों, ताकि हम इनको आपस में कैंसल आउट कर सकें। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है फॉर R एवरेज। कैलकुलेटिंग R एवरेज। अब एवरेज क्या होती है, और किन दो पॉइंट्स की ले रहे हैं हम, RE और R1 की। तो R1
1 प्लस आर ई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ओके जी। अब हमने क्या करना है, यहां से डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, R1 माइनस आर ई। यहां से हमने R1 की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने यहाँ पे पुट करना है। तो R1 हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर ई। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास आर एवरेज क्या आ जाएगा, R1 की जगह डेल्टा आर प्लस आर ई प्लस आर ई डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आर प्लस 2 आर ई डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें चाहिए आर एवरेज का स्केयर और यहाँ पे हमारे पास आर एवरेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, इस 2 को दोनों पे डिवाइड कर लें। तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आर ई डिवाइडेड बाई 2। ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए और बाकी का हमने क्या लेना है, स्केयर। तो आर एवरेज हमारे पास आ गया डेल्टा आर बाई 2 प्लस आर ई। ओके जी, अब हम ले लेते हैं इसका स्केयर, दोनों तरफ स्केयर, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, आर एवरेज का स्केयर इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब इसका स्केयर खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो हमारे पास आ जाएगा आर एवरेज का स्केयर डेल्टा आर का स्केयर बाई 2 का स्केयर क्या हो गया, ए का स्केयर ये पूरा हो गया, प्लस बी का स्केयर प्लस 2 ए बी। सही, ठीक है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से काट देते हैं, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर का स्क्वायर बाय 4 प्लस आर ई का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर आर ई। यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक डेल्टा आर की वैल्यू नजर, डेल्टा आर वो डिस्टेंस था जो हम बिल्कुल थोड़ा सा मूव करवा के ऊपर की तरफ लेके गए थे, क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी है और जब उसका स्केयर लेंगे तो वो और छोटा आएगा, जिस वजह से हम इस पूरे फैक्टर को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर एवरेज का स्केयर इक्वल टू आर ई का स्केयर प्लस डेल्टा आर आर ई। अब हमने क्या करना है, वापस से डेल्टा आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे डेल्टा आर इक्वल टू R1 माइनस आर ई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ई का स्केयर प्लस डेल्टा R1 माइनस आर ई इंटू आर ई को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, आर ई का स्केयर R1 आर ई माइनस आर ई का स्केयर। अब इन दो फैक्टर्स को हम आपस में कट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर एवरेज का स्केयर इक्वल टू R1 आर ई। तो हम क्या कह रहे थे, इस फार्मूले के अंदर आर एवरेज और ये आपस में कट नहीं हो सकते, तो हमने आर एवरेज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसकी वैल्यू को वापस इक्वेशन ए के अंदर, इसको अगर हम इक्वेशन
ए बोल दें। सो ये हमारे पास आर एवरेज की वैल्यू क्या आई है, R1 RE। हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या है, W1 इक्वल टू माइनस GMM अवर आर एवरेज का स्केयर मल्टीप्लाई R1 माइनस RE। तो आर एवरेज की वैल्यू ये है, तो हम क्या लिखेंगे, W1 इक्वल टू माइनस GMM R1 RE मल्टीप्लाई R1 माइनस RE। इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें, GMM R1 के नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा R1 RE माइनस RE डिवाइडेड बाय R1 RE। तो ये हमारे पास क्या कट जाएगा, यहाँ से R1 R1 से कट जाएगा, RE RE से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, माइनस GMM मल्टीप्लाई 1 ओवर RE माइनस 1 ओवर R। ये था जी हमारे पास W1। अब हम W2 करेंगे, जो कि हमारे पास होगा 1 से 2 तक। ये 0 से 1 तक था हमारे पास, वो वर्क डन होगा 1 से 2 तक। तो W2 हमारे पास होगा फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो हमारे पास कैसे होगा, उसको हमने W2 का नाम दिया माइनस GMM। अच्छा, अब हम बार बार इस कैलकुलेशन को तो नहीं कर सकते, तो हम इंटेलिजेंटली चलेंगे। पहले हम कहां से कहां गए थे, RE थोड़े डिस्टेंस से R1 तक गए थे। अब हम R1 से जाएंगे R2 में। जैसे कि डायग्राम में हमने देखा था कि पहले हमारे पास 0 था, 1 था, 2 था। पहले हम यहां से यहां तक गए, यहां से नीचे तक का डिस्टेंस था RE, ये डिस्टेंस है R1, इसी तरह ये डिस्टेंस था R2। तो पहले हम RE से R1 तक गए थे, अब हम R1 से R2 तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, RE छोटा है या R1 छोटा है, तो RE छोटा है। तो इस साइड पे आता है हमारे पास छोटा, और इस साइड में आता है हमारे पास बड़ा डिस्टेंस। तो अब हमने यहाँ पे भी यही मामला करना है। छोटा डिस्टेंस हमारे पास R1 है और बड़ा डिस्टेंस हमारे पास R2 है। इसी तरह W3 को लिख लेंगे हम, GMM मल्टीप्लाई 1 ओवर R2 माइनस R3। इसी तरह करते कराते हम N तक जाएंगे। N से पहले है N माइनस 1। अब इन दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन सा है, RN, और ये वाला डिस्टेंस है RN माइनस 1। तो लास्ट हम क्या करेंगे, RN माइनस 1 से RN तक जाएंगे। तो बहुत सारे डिस्टेंस करने के बाद हमारे पास जो WN आएगा वो होगा माइनस GMM 1 ओवर R N माइनस 1 माइनस 1 ओवर R N। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी वर्क डन की डिफरेंट वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को पुट करना है W टोटल के अंदर। तो W टोटल, W1, W2, WN, इनमें पुट करते हैं जी। हमारे पास W1 है ये वाला माइनस GMM 1 ओवर RE माइनस 1 ओवर R1।
इसी तरह आगे है R2, वो हमारे पास क्या है, अगर हम इन सब में से ये कॉमन ही ले लें पहले ही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, 1/RE माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 करते 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 हमारे पास 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हर बीच का डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। इसको काटने के लिए कोई इसके पीछे होगा तो पहला और आखिरी क्या होगा, ये कटेगा नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस जी एम एम 1/RE माइनस 1/Rn। अब W टोटल को ही हमने कहा था कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, जो कि हमारे पास आ जाएगा जी एम एम 1/RE माइनस 1/Rn। अब क्योंकि n इज एट इंफिनिटी, n हमारे पास एक इंफिनिटी पॉइंट है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, माइनस जी एम एम 1/RE माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी हमारे पास होता है 0, तो माइनस जी एम एम 1/RE आंसर आ जाएगा। और RE को हम जस्ट कोई डिस्टेंस R कह देते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, माइनस जी एम एम R। अब हमने निकालना था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो इसकी वैल्यू होती है V, तो V हमारे पास था U/m। अब जो U है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, माइनस जी एम एम बाय एम, इस सॉरी एम आर, एम और एम आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास V क्या आ जाएगा, माइनस जी एम ओवर आर। ये है जी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, और इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि जब हम यूं पहुंच गए हैं बिल्कुल मैक्सिमम पे और उसको हमने 0 बोल दिया था, हमारा रेफरेंस पॉइंट था, अब 0 से वैल्यूज नीचे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी में कमी को हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। किसी को समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।